हेलो वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एकेडमिक राइटिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें फ़र्दर बात करेंगे कि और डिटेल से कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेसिफिक टाइप का प्रोज है जो कि स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं जब भी वो कोई एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट अपना लिख रहे होते हैं। सो दिस इज़ एकेडमिक राइटिंग। साथ ही साथ किस लिए होता है? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसलिए ताकि हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी हमें असाइनमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जैसे कि रिसर्च पेपर्स या स्कॉलरी पेपर्स या जो कुछ भी मटेरियल हमें लिखना है वो हम बेहतर तौर से लिख सकें। अब इसके एग्जांपल्स देख लें, जैसे सबमिशन ऑफ रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट। जब भी हम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं या रिसर्च के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कह लो या रिसर्च पेपर कह लें या स्कॉलरी पेपर कह लें, इस तरह का कोई भी हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट जब सबमिट करना होता है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट्स। जब भी हमने कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है या रिजल्ट्स डिस्प्ले करने होते हैं, उसके लिए भी हमें एकेडमिक राइटिंग इस्तेमाल करनी होती है। जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उसकी कोई प्रोसीडिंग्स हो रही होती है किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो भी मटेरियल है वो एकेडमिक राइटिंग के ही मेथड से फॉलो करना होगा। देन कोलैबोरेशन रिपोर्ट्स। जब भी हमने किसी के साथ कोलैबोरेट करना होता है, लेट्स अज्यूम कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनने किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और अदारे के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर कोई काम करना है तो उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आप एकेडमिक राइटिंग के ज़रिए करेंगे। देन राइटिंग ग्रांट और फेलोशिप एप्लीकेशंस। अगर कोई फेलोशिप एप्लीकेशंस होती हैं पार्टनरशिप की, उसके अंदर भी हमें यही मेथड फॉलो करना होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। फीचर्स कहते हैं खसूसियात को। सबसे पहले आता है वेल डिफाइंड रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक बहुत ही बेहतर तौर से अच्छा सा वेल डिफाइन होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए जब भी आप अपनी एकेडमिक राइटिंग करें कि लोग उसे रिकॉग्नाइज़ करें, लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रॉपर मेथड से लिखा हुआ है, इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हमें एकेडमिक राइटिंग में होते हैं वही हैं और जो कुछ फॉर्मेट्स उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए वैसे ही हैं। तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अलावा फॉर्मल टोन। जब भी आप उसमें अपनी टोन इस्तेमाल करें, लाइक आप रिटन मैसेज कर रहे हैं, तो वर्ड्स और चीज़ें इस तरीके से लिखनी चाहिए जो कि बहुत ही फॉर्मल टोन दें। दैट मीन्स फॉर्मल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो आप किसी अदारे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ड्स और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसे हम फॉर्मल कहते हैं। देन फ्लेक्चुअल परसेप्टिव। ये वो होता है जो किसी भी किस्म के फैक्ट से कंसर्न्ड हो, जिसके अंदर आपको फैक्ट्स यानी कि सच्चाइयाँ और सच के बारे में बात की जाए, बजाय कि किसी के ओपिनियन के। आप जब भी सच्चाइयों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम फ्लेक्चुअल पर्सपेक्टिव कहते हैं। देन इसका एक और फीचर ये है टिपिकली सेंटर्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है और उसको पूरे तरीके से कंसिडर करता है ताकि हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको इम्पोर्टेंस मिले और जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं वो अचीव हो सके। देन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये जो एविडेंसेस हमारे पास देता है, यानी कि जो हमारे पास सबूत देता है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे देता है। यानी पहले उसे टेस्ट आउट किया जाता है, उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी बात होती है जो पूरे तरीके से प्रूवन होती है, जो हकीकत होती है, उसको बयान करता है। उसके अलावा अवॉइडिंग एम्बिग्विटी। दैट मीन्स कि कोई भी वर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन जिसके दो तरीक़ों से मतलब निकल सकें या फिर दो तरीके से उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि दो उसके पर्सपेक्टिव्स हों, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करनी है एम्बिग्विटी, बिकॉज एम्बिग्विटी क्या होती है कि आपके दो परसेप्शंस यानी कि दो मतलब बन रहे हैं बातों के, तो इस चीज़ को अवॉइड करता है। देन एनालिटिकल अप्रोच, यानी हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करता है, उसको पहले इंक्वायरी करता है, उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, फिर उसकी लॉजिकल रीजनिंग देता है और पूरे तरीके से तफ्तीश करने के बाद, एनालाइज करने के बाद अपनी स्टेटमेंट देता है। उसके साथ ही साथ लॉजिकल होता है और इसके अंदर हर चीज़ बहुत ही सीक्वेंस के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास एकेडमिक राइटिंग के। Thus, in many respects, academic writing can be regarded as a
kind of specialized language used by scholars to convey a body of information about a particular subject. यानी हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक राइटिंग एक ख़ास किस्म की राइटिंग है, एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है जो कि स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं जब भी उन्हें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है अपनी ऑडियंस तक, अपने रीडर्स तक। जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन को लाना होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो ये मेथड यूज़ करते हैं और एकेडमिक राइटिंग के ज़रिए से अपना मैसेज कन्वे करते हैं। एंड लाइक एनी लैंग्वेज इट कैन बी लर्नड. This, however, requires an understanding of its basic rules and a willingness to put them into practice. ये भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह सीखी जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके रूल्स के बारे में और हमारी विलिंगनेस यानी कि हमारी खुद की रज़ामंदी होनी चाहिए ताकि हम इसको प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि हम खुद ही जब विलिंग नहीं होंगे तो हम इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर सकते। हम खुद से इस पर प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इसके रूल्स को याद रखें, अंडरस्टैंड करें, तो फिर हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से एकेडमिक राइटिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ फॉल्स एजम्पशंस क्या हैं। एजम्पशन होती है कोई भी ऐसी बात जिसको आप सच माने प्रूफ के बगैर, तो उसे हम एजम्पशन कहते हैं कि मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आप किसी बात को हकीकत मान रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एजम्पशंस। तो इसके कुछ फॉल्स एजम्पशंस हैं जैसे कि शुड बी फुल ऑफ इम्प्रेसिव वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स, कि लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जब आप एकेडमिक राइटिंग करें तो उनके अंदर एकेडमिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, बड़े बड़े एडवांस किस्म के वर्ड्स होने चाहिए। और जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं जैसे कोई भी प्रोफेशन या कोई भी फील्ड से रिलेटेड, अगर बात करें मेडिकल की तो मेडिकल टर्म्स आप यूज़ करें, या फिर आप इंजीनियरिंग की या और किसी फील्ड की बात करें तो उनकी टेक्निकल जो उनकी फील्ड के टर्म्स है वो इस्तेमाल करने चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो सही है, जबकि ये फॉल्स है, ये गलत एजम्पशंस हैं, लोगों के गलत कॉन्सेप्ट्स हैं एकेडमिक राइटिंग को लेके। वैसे ही यूज़ ऑफ जार्गन होती है किसी भी लैंग्वेज, कोई भी ख़ास किस्म के एरिया की या किसी ख़ास किस्म के रीजन की, जैसे हम कह सकते हैं अवामी बोली या फिर अवामी ज़बान, किसी ख़ास किस्म के एरिया की या किसी ख़ास किस्म की लोकेशन की जो बोली होती है उसे हम जार्गन कहते हैं। तो लोगों को ऐसे लगता है कि जार्गन भी इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि ये भी गलत है। वैसे ही एकेडमिक राइटिंग के अंदर ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन तीनों चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले क्लियर, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोसीड करनी है। सेकेंडली कंसाइज़ यानी कि आपने बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं करनी, आपने उसे थोड़े से मुख्तसर अंदाज में बयान करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने रिसर्च पेपर को या जो भी चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और नंबर 3 पे है प्लेजेंट, दैट मीन्स खुशगवार, या फिर कोई ऐसी जो कि अगला बंदा बोरिंग ना समझे बट आपके मटेरियल को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग माने और उसमें इंटरेस्ट दिखाए और उसे बेहतर तौर से पढ़े और समझे। तो इतनी प्लेजेंट होनी चाहिए कि अगले बंदे को ट्रैक कर सके, आपकी इन्फॉर्मेशन उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगे, कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके जो भी रिसर्च आर्टिकल आपने दिया है उसको काफ़ी हद तक माने और उस पर यकीन रखे कि आपने काफ़ी रेलेवेंट और वैलिड इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बैड और कौन सी गुड राइटिंग है, यानी कौन सी एकेडमिकली बेहतर और कौन सी एकेडमिकली रॉन्ग राइटिंग है, आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं अब कुछ एक पैराग्राफ दोनों राइटिंग्स के आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आपको कमेंट करके बताना है और देखना है कि कौन सा आपके हिसाब से बेहतर है और कौन सा एकेडमिक राइटिंग के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। Can you identify features of good and bad writing? Abstract for a colloquium. A heuristic model of methane enclaration. A thermophysician model has been developed for the enclaration of methane in ice based on the Q's formulation of the Langmuir isotherm, but using new heuristic potentials for both methane and water obtained by the MC मोहन मेथड। अब अगर हम इधर तक का ये पैराग्राफ देखें तो इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि हमने कोई भी टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं किसी ख़ास किस्म की फील्ड के टर्म्स हो गए, जैसे थर्मोफिशिएंट मॉडल
या मीथेन या एनक्लैथोरेशन ये कोई प्रोसीजर है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जो कि नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता होंगी, लेकिन जो खास किस्म की फील्ड फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उनको पता होगी। तो इस पैराग्राफ में इस तरह की डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ और वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जार्गन इस्तेमाल की गई है और इस तरह के टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, ये एकेडमिकली राइट है या रॉन्ग है? ये पैराग्राफ एकेडमिक राइटिंग के हिसाब से सही है या नहीं? और वैसे ही एक और पैराग्राफ भी देखते हैं। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग या एकेडमिकली राइट है। Abstract for a general interest seminar. Neil Maslin, a man who used mantra to weight the earth. In the summer of 1774, the astronomer Royal Neil Maslin spent 4 months more than 2,000 feet up the side of one of the Scotland's most well-known mountain, concluding an experiment first suggested by Isaac Newton to determine the main density of the earth. Using a 10 feet telescope and after making more than 300 observations on the 43 different stars, he was able to show that the earth had a dense solid core and was not an immense vacuity. अब अगर हम इस पैराग्राफ को डिफ़ाइन करें और देखें तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पूरी चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि समर्स में 1774 में एक एस्ट्रोनॉमर जो है वो गया और उसने पूरी 4 मंथ स्पेंड किए और उसके बाद उसने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट की। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, जबकि पुराने वाले पैराग्राफ में चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था, टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से ये ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है समझना और अंडरस्टैंड करना कि जो भी आपका रिसर्चर है या जो भी आपका स्कॉलर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग में हमें चीज़ों को बहुत सिंपल रखना होता है, क्लियर रखना होता है, कंसाइज करना होता है और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कोई भी टेक्निकल टर्म या जार्गन का इस्तेमाल ना किया जाए। आई होप एकेडमिक राइटिंग की जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो भी आप हमें बता सकते हैं